नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के बारे में हम और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब जब वो किसी मुश्किल में फंसता है तब तब वहाँ स्थित आतंकवादी संगठनों या आतंकवादी संगठनों के आकाओं पर दिखावटी कार्रवाई करता हुआ नजर आने लगता है। ऐसा ही अचानक एक और काम उसने किया है। शनिवार को लखवी को गिरफ्तार किया है। जकीउर रहमान लखवी। और ये लश्कर ए तैयबा का चीफ है। मुंबई हमलों में भी ये शामिल था, हाफिज सईद के साथ, उनके संगठन के साथ। और बहुत सारी वारदातें हैं जो भारत में हुई हैं जिनके लिए ये वांटेड है और जिनमें इसका हाथ रहा है, इसके संगठन का हाथ रहा है। 2015 से ये जमानत पर बाहर था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि 5 साल बाद एक दूसरे मामले में पाकिस्तान की पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने इसको गिरफ्तार किया है। बहुत लोग हैं जिनका ये कहना है कि चूंकि एफएटीएफ की अब मीटिंग भी बहुत दूर नहीं रह गई है, 1 महीने के भीतर होने वाली है, 1 सवा महीने के भीतर, तो ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए पाकिस्तान, इसलिए फिर से पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने, सेना ने, वहां की हुकूमत ने इस तरह के हाथ पैर मारने शुरू किए हैं ताकि दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके कि वो आतंकवादी सरगनाओं के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए चलिए चलते हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, अपने जीवन के 37 साल से अधिक हमारी भारतीय सेना को समर्पित करने वाले, काउंटर टेररिज्म, वार, इन सिचुएशंस में बहुत अहम भूमिका निभा चुके पूर्व मेजर जनरल AK सिवाच साहब के पास। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत। मेहरबानी। सिवाच साहब, ये अचानक जकीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार करना और ये कहना कि आतंकी फंडिंग मामले में ये इन्वॉल्व था और दवाओं के नाम पर जो पैसे मिलते थे वो आतंकवादियों को उसके लिए फंडिंग कर रहा था, इसलिए इसको अरेस्ट किया गया है। मामला यहीं तक है जो बताया जा रहा है या इसके पीछे कुछ और मसले भी हैं? देखो चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जकुल रहमान लखवी एक ऑपरेशन कमांडर लश्कर तोबा का, और ये इन्वॉल्व था मुंबई अटैक में, जहां पर 160 से ज्यादा लोगों को मारा गया, और इसके अंदर कम से कम 10-12 फॉरेनर भी थे और अमेरिकन भी थे 6। तो उसके अंदर इसका पूरा हाथ था, इसने प्लानिंग की थी, और ये जब ये ऑपरेशन हो रहा था तब भी ये कंडक्ट कर रहा था पाकिस्तान से। तो भारत ने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रूफ भेजे हैं कि जैकुल रहमान लखवी और लश्कर तोबा के हाफिज सईद की बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और इसके ऊपर कोई ना कोई केस चलाना चाहिए पाकिस्तान में। इसके लिए हमने एविडेंस भी दिया है, डोजियर भी बना के दिए, मगर पाकिस्तान ने कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, और ना वो कोई एविडेंस उन्होंने कोर्ट में दिया। अभी आपको मालूम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे से ब्लैक लिस्ट के कगार पे है, क्योंकि जब अभी अक्टूबर नवंबर में हुआ था तो इसको वार्निंग दे दी गई थी पाकिस्तान को कि आपने 26 में से कुछ एक पॉइंटों पे ही अभी तक एक्शन किया है। अगर आप टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और आप ये लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुपों पे लगाम नहीं कसेंगे या एक्शन नहीं लोगे तो आपको ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में जब उसको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है फरवरी 2021 में, और उसको मालूम है कि उसको अगर ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो उसको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि देखो ब्लैक लिस्ट में अगर पाकिस्तान चला जाता है तो वो एक प्रकार से टूटने के कगार पे हो जाएगा। 115 बिलियन डॉलर का उसका कर्जा है। उसके बाद जैसे ही ये ब्लैक लिस्ट पे जाएगा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई उसको फंड नहीं मिलेगी, ना मिलेगा आपका IMF से, ना वर्ल्ड बैंक से, ना आपके यूरोपियन बैंक, एशियन बैंक
और ना ही ये आपका जो इस्लामिक बैंक है वो देगा। तो उसको पता पाकिस्तान को अगर वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे आ गया तो वो बिल्कुल टूट जाएगा फाइनेंशियली। और इन्फ्लेशन रेट आज 27% है पाकिस्तान में, और उसका जो रुपी था 2 साल में अमेरिका के डॉलर के मुकाबले 40% कर गया। और ऐसे हालात जहां पर इसकी फॉरेन रिजर्व 15 दिन से भी कम है, $6.4 बिलियन, और इनफैक्ट वो अफगानिस्तान से भी कम है। ऐसे में अगर ये ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो बहुत ही ज्यादा इसको नुकसान होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये पाकिस्तान गेम खेल रहा है, और ये गेम पहले भी खेलता रहा है। देखो, जैकुर रहमान लखवी को एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, इंटरनेशनल टेररिस्ट, जिसके ऊपर $10 बिलियन की एक प्रकार से इसके ऊपर प्राइज है इसके सिर पे। तो उसको क्या कर रहा है अभी कि उसको 2015 में से ये एक प्रकार से बेल पे था, और इस पे जो चार्जेस लगाए हैं वो चार्जेस इसने टेररिस्ट के नहीं लगाए कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व था 2009 के अंदर जो भारत के अंदर हुआ 26/11, बल्कि लगाए टेररिस्ट फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, जो एक छोटे से चार्ज है। 2008 में जी, 2008 में जो किया था इन्होंने मुंबई में, उसके अंदर इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, मगर वो चार्जेस नहीं लगाए। इसको चार्जेस लगाए हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के या छोटा सा टेररिस्ट फंडिंग। वो कौन सा कि भाई आपने कुछ फंड कलेक्ट किए थे एक डिस्पेंसरी बनाने के लिए, मगर वो फंड उसमें इस्तेमाल नहीं किए, और वो आपने टेररिस्ट फंडिंग के लिए। तो उसको ऐसे छोटे चार्ज पे एक प्रकार से दोबारा डाला जा रहा है जेल में, जो कि अगर ये कन्विक्ट भी होगा तो इसको कोई खास सजा नहीं मिलने वाली, जबकि इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है मुंबई अटैक 26/11 में, और भारत ने इसके लिए पुख्ता एविडेंस दिया है, डोजियर दिया है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर टेररिज्म ही पलता है, और टेररिज्म एक प्रकार के स्टेट इंस्ट्रूमेंट है। टेररिज्म का फायदा उठा के वो भारत को ब्लीड करना चाहते हैं 1000 कट से। दोनों लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप को पालते हैं, पोसते हैं। और सच्चाई ये है, आज की तारीख में कहीं भी कोई आतंकवाद की घटना होती है वर्ल्ड में, उसकी रूट्स जो है वो पाकिस्तान में मिलती है। ऐसे में जो पाकिस्तान है, जो कि ये समझ नहीं रहा कि आप अगर पड़ोसी के घर में आग लगाओगे, एक दिन आग आपके घर में लग जाएगी, ये बात नहीं सोचते भाई। ये ऐसे लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे ग्रुपों को एड और अबेट करता है। तो ये जो कार्रवाई की है जैकुर रहमान लखवी, जो ऑपरेशनल कमांडर है लश्कर तौबा के, ये एक फार्स है, आई वॉश है। ये एक दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत टेररिज्म पे लगाम कसना चाहते हैं, और हम लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के कमांडरों को जेल में डाल देंगे। मगर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बचना चाहते हैं ग्रे से ब्लैक लिस्ट, और जैसे ही ये मीटिंग फाइनेंशियल एक्शन फोर्स टास्क की जो मीटिंग है फरवरी में खत्म होगी, इसको फिर छोड़ देंगे जैसे पहले छोड़ते रहे। और दूसरी बात यह है, अगर ये कन्विक्ट भी हो जाता है तो इसका चार्ज ही बहुत लाइट है, इसको नहीं किया कन्विक्ट, जबकि ये बहुत हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है। मुंबई अटैक 26/11, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। जनरल साहब, मैं ये देख रहा था, जो खबर आई है उसमें ये बताया गया है कि 2008 में मुंबई हमले के बाद दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने लखवी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। और पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की ही एक समिति ने पाकिस्तान को लखवी के निजी खर्चों को पूरा करने के लिए 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने की अनुमति भी दे दी थी। यानी हर महीने लखवी को 1.5 लाख रुपया उसके अकाउंट से निकालने की अनुमति भी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की एक समिति ने ही दी है, जिसने दिसंबर 2008 में इसको आतंकवादी घोषित किया था, वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पंजाब है, उसकी आतंकरोधी विभाग यानी सीटीडी ने इसको इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि इसको डिस्पेंसरी के नाम पर जो पैसे मिलते हैं उसका इस्तेमाल ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा था। कितना अंतर विरोधी है ये सब कुछ। एक तरफ पाकिस्तान, उसकी एक एजेंसी इसको गिरफ्तार करती है ये आरोप लगा करके
कि भाई डिस्पेंसरी के नाम पर जो पैसा मिल रहा है वो ये आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की समिति के पास जाती है कि साहब लखवी जो है वो भूखा मर रहा है, उसको आप 1.5 लाख रुपया हर महीने उसके खाते से निकालने की अनुमति दे दो। तो इसी से पता लग जाता है कि पाकिस्तान एक्चुअल में किस तरीके से दोहरा गेम खेल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बोले। देखो चौधरी साहब, आपने ये बात ठीक बोली। अगर आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि पाकिस्तान जो है इनको इस्तेमाल करते रहा है मनी फंडिंग के लिए भी, और जिस प्रकार से लश्कर तोबा के जो ग्रुप हैं, जमाते उल दावा और फलाए इंसानियत फाउंडेशन, और एक प्रकार से मैं तो ये कहता हूं कि हाफिज सईद और जकुर रहमान लखवी को तो रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि ये फंड कलेक्ट करते हैं और फंड कलेक्ट करते हैं दूसरे नाम से, और फिर ये पाकिस्तान की आईएसआई को दिए जाते हैं। ये ड्रग का एक प्रकार से बिजनेस और ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान से, उसके लिए पैसा कलेक्ट करते हैं, और वो पैसा जो है वो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट आईएसआई को मिलता है। तो एक प्रकार से ये तो एक एजेंसी है फंड कलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई के लिए, और ये इसको जो एक प्रकार से डाला जाता है, इसका नाम फलाए इंसानियत फाउंडेशन, एक आपको बोली जाती है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एम्बुलेंस चलाती है, हॉस्पिटल चलाती है। ये सब फ्रॉड है। ये असलियत में क्या है कि ये ड्रग का बिजनेस करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और टेररिस्ट फंडिंग करते हैं। और जिस प्रकार से अभी इसका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे, और अब जो है बड़ी विडंबना की बात है, पाकिस्तान जो जानता है कि ये एक सबसे बड़ा टेररिस्ट है वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है, यूएस ने किया हुआ है, और वो जा रहा है कि भाई इसके जो है रिलैक्स किया जाए और 1.5 लाख के करीब पैसा इसको हर महीने मिलना चाहिए। तो ये एक दोहरा माप है इनका, और पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, और जो असली में लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद को पालना और इनका इस्तेमाल करना भारत के विरुद्ध, और दूसरा फंड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये फंड कलेक्ट करते हैं आईएसआई के लिए, ये ड्रग का माफिया चलाते हैं, ये स्मगलिंग कराते हैं। तो ये एक ऐसा नक्सिज है पाकिस्तान में, ये एक प्रकार से इसको बिल्कुल दिखाना चाहिए, ओपन करना चाहिए। और पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा, जिस प्रकार से वो इस चीज में इन्वॉल्व है, वो अंदर से खोखला होता जा रहा है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फलाए इंसानियत फाउंडेशन, जमाते उल दावा, या इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था मिली मुस्लिम लीग, अल्लाह अकबर तारीख, ये सारी की सारी आपको तोड़ दे। मगर सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि लोगों को या पूरा वर्ल्ड उसको बेवकूफ बना सकता है। मगर लगता है समय आ गया है, अभी पाकिस्तान को शीशा दिखाना चाहिए और इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट डालना चाहिए, और इसके लिए भारत पूरी तैयारी कर रहा है। वो मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो, जब भी किसी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट करना है, तो 37 उसके एक्टिव मेंबर हैं, उसमें से अगर सभी को डालना पड़ेगा कि ब्लैक लिस्ट में, अगर इसको 3 भी मिल जाते हैं, वोट दे देते हैं जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए, तो ये बच जाता है। पिछली बार ये बच गया, और उससे पहले भी बचता रहा, क्योंकि चीन, टर्की और मलेशिया, और वो इसको सपोर्ट करते रहे। तो ये गेम है नंबरों की। मगर अभी मुझे ऐसा लगता है, जब से मोहत्तर मोहम्मद आपके गए हैं मलेशिया के, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि प्रो पाकिस्तान थे, जिनके फैमिली रिलेशन भी थे पाकिस्तान के साथ, जो अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काफी इस चीज से सहमत हैं कि भी टेररिज्म एक वर्ल्ड के लिए खराब है। और जो ट्रेड था हमने रोक दिया था पाम ऑयल का, और बाकी जो अपना आईटी का, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी मलेशिया में थोड़ी सी नई सोच आई है। अब वो कहां तक करते हैं वो तो समय ही बताएगा, मगर भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश जो कि टेररिज्म में टोटल इन्वॉल्व है, और वो बिना परवाह किए वर्ल्ड कम्युनिटी की, वो एक प्रकार से आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे देश को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, जिस प्रकार से एक ईरान और नॉर्थ कोरिया आज है। जनरल साहब, जो सरहद पर अभी भी सुनने में आ रहा है कि 350 से 400 के करीब आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो इंडिया में घुसपैठ करें।
और उन्होंने नए रूट्स भी अपनाए हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि शकरगढ़ पोस्ट से भी उन्होंने घुसपैठ की थी, जिनको नगरोटा में मार गिराया गया था, और वो भी टनल के जरिए उन्होंने घुसपैठ की थी। पंजाब में नए ठिकाने तलाश कर रहे हैं घुसपैठ के। इसी तरीके से राजस्थान और गुजरात के भी में भी घुसपैठ की कुछ घटनाएं सामने आई हैं और दर्ज की गई हैं कि पिछले सालों के मुकाबले घुसपैठ की कोशिश ज़्यादा हुई है। इसके अलावा ड्रोन से भी हथियार गिराए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से फवाद चौधरी जो इनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बेशर्मी पूर्ण बयान दिया था कि पुलवामा का जो अटैक है वो इमरान खान सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सारी घटनाएं भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि फरवरी में जब एफएटीएफ की अगली बैठक होगी तो भारत जो है वहाँ ये सारी चीजें रखे, बताए कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान अभी भी दिखावे के लिए तो कुछ और कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो हरकतें हैं वो एकदम सबके सामने है। बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। पहले तो ये समझना चाहिए, देखो भारत का जो ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, और जब से हमने आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट किया है, तो सिचुएशन में काफी फर्क पड़ा है। नॉर्मलसी की तरफ जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है, और ऐसा लगता है कि अभी आने वाले टाइम में जम्मू और कश्मीर बिल्कुल जिस प्रकार से दूसरी स्टेट्स इंजॉय करें सेवंथ पे कमीशन का, वो पूरी की पूरी कार्रवाई हो जाएगी। और आतंकवाद में बहुत कमी आई है। देखो हुआ क्या है कि जो किसी जमाने में 450 से 500 आतंकवादी थे कश्मीर घाटी में, आज घट के वो 150 के करीब रह गए। और जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का, आने वाले समय में उसका काम तमाम कर दिया जाए। मगर ऐसी हालात में पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। वो चाहता है कि कहीं नई टेररिस्ट को भेजा जाए और नए लीडरशिप, क्योंकि जो अभी लीडर्स हैं उनको भी मार गिराया है। आज की तारीख में लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के नॉर्थ और साउथ कश्मीर में लीडर ही नहीं है। कोई लीडर नहीं बनना चाहता, उसको मालूम है लीडर बनते ही अगले 15-20 दिन में आपका काम तमाम हो जाएगा। तो ऐसी हालात में पाकिस्तान चाहता है आतंकवादियों को, औरों को भेजना और नई लीडरशिप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। मगर वो हो क्या रहा है, जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल में ट्राई कर रहा था, 300 से 400 आतंकवादी उसके लॉन्च पैड में बैठे हैं और वहां से पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं वो फायर करती हैं, उसके अंडर वो एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेट करें, वो काम हो नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो बहुत ही पुख्ता है और बहुत ही सक्षम है। तो अभी उन्होंने इसको करने के लिए आईबी सेक्टर की तरफ किया, जहां टनल बनाई, वहां पर भी हमें अभी काउंटर टनलिंग ऑपरेशन चलाए हैं और वहां पर भी हमने अपनी तादाद बढ़ाई है 2 और 3 टीयर, तो वहां से भी नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने गुजरात राजस्थान की तरफ भी कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये नेपाल और बांग्लादेश के इलाकों से भी कर रहा है। तो पाकिस्तान तो बात नहीं आएगा, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। मगर यह भी सच्चाई है कि भारत का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत ही अच्छा है। कल करीब करीब 4-5 साल से बहुत अच्छा कर लिया। और इसी प्रकार से काउंटर टेररिज्म जो है वो भी हमारा ग्रिड जो है कश्मीर घाटी में बहुत अच्छा है। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से खुशहाली आ रही है जम्मू और कश्मीर में, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा है कि जब से ये एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370, 35 है, डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पे। पहले आपके पंचायत इलेक्शन हुए, उसके बाद अर्बन बॉडी इलेक्शन हुए, अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए। और सच्चाई है 60 से 70% अगर वोटिंग होती है तो उसको दर्शाता है कि लोग चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, और वो पानी बिजली वाला काम चाहते हैं। तो एक प्रकार से एक बदलाव आया है। आज पहली बार है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में वो रिफ्यूजी जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं था, वो वाल्मीकि जिनको लाया गया था जम्मू कश्मीर में कि भाई आप सफाई करोगे आपको हम राइट देंगे, वो उनको कभी राइट मिला, आज उनको भी राइट मिला, आज उनको नौकरी मिल सकती। तो इन हालात में पाकिस्तान जो है बुखलाया हुआ है, उसको लग रहा जनरल है साहब। कि जिस जी। प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक प्रकार से खुशहाली आ रही है, और वो प्रॉब्लम उनको लग रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट पाकिस्तान में, वहां पर आवाज उठने लगी है। उन्होंने जब देखा कि भारत के अंदर डेवलपमेंट बहुत हो रही है, तो एक नई आवाज आ रही है वहां से
कि हमें आजादी चाहिए या भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये एक चेंज आया है, इससे पाकिस्तान बुखला हुआ है। एक खबर मैं देख रहा था अभी, आपने जो कुछ बताया है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह का एक स्टेटमेंट आज ये अखबारों में छपा है। उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल यानी 2020 में पथराव की घटनाओं में 2019 की तुलना में 87% की परसेंट कमी आई फर्क। है। बिल्कुल ठीक बात। 87% की कमी आई है। उनका कहना था कि 2019 में पथराव की 1999 यानी 1999 घटनाएं हुई थी, और इनमें से 1193 घटनाएं तो 5 अगस्त 2019 के बाद हुई थी, जब कश्मीर में बड़े बदलाव किए गए थे। लेकिन अगर 2020 की बात करें तो केवल 255 घटनाएं घटी हैं, यानी 2019 की तुलना में 87.31% की गिरावट आई है। यानी जिन बच्चों को उकसाया जाता था, भड़काया जाता था, जिनके हाथों में पत्थर दिए जाते थे, जिनको फंडिंग करके पथराव कराया जाता था सेना पर, सुरक्षा बलों पर, अब उन बच्चों ने अपना दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है, खेल कूद में लगा दिया है, अच्छे कामों में लगा दिया है। और जो विदेशी साजिशें और यहाँ भी जो लोग पाकिस्तान के पिट्ठू बैठे हुए थे, उनके इशारों पर अब वहाँ के युवाओं ने काम करना बंद कर दिया, पत्थर उठाना बंद कर दिया है। तो एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत बड़ा बदलाव। और जैसे बातचीत कर रहे थे चौधरी साहब कि सच्चाई यह है कि नई लहर आई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोग चाहते हैं एक प्रकार से पीस आए, डेवलपमेंट आए, जिस प्रकार से आ रही है। और सबसे अच्छी बात है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आ गई, और अभी आने लगी है। डेवलपमेंट आएगी जब आपके इंडस्ट्री आएंगी, क्योंकि अभी इंडस्ट्री लगा सकते हो आप, वो भी आएंगी, उससे जो आपको जॉब मिलेगी। और ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था साउथ कश्मीर में, इसमें काफी फर्क आएगा आने वाले समय। मुझे लगता है कि अभी इतना नहीं फर्क आ पा रहा, आएगा वो इसलिए क्योंकि ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं हम इसमें फेल हो गए कि हम जॉब नहीं दे पाए। यूथ जो क्वालिफाइड है, जिसको हम जॉब नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है वो रेडिकलाइज हो जाए, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है कि ये टेररिस्ट उसको रेडिकलाइज कर देते हैं। मगर जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो रेडिकलाइजेशन बहुत कम हो रहा है। और आपने जो बताया कि जिस प्रकार से ये पत्थरबाजी जो घटी है ऑलमोस्ट 90%, वो इसलिए क्योंकि ये जो पत्थरबाज थे, ये जो थे, ये बच्चे थे, इनको भुकाया जाता था, ये स्टूडेंट और यूथ थे। ये जो आपका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था, वो पैसा मिलता था आईएसआई से, पैसे दे के इनसे पत्थर फिकवाए जाते थे, और उसके बाद इनका पूरा भविष्य खराब करा दिया जाता था, और जी। इनको जो है एक प्रकार भुकाया जाता था। मगर जब से एनआईए ने हुर्रियत को पूरा चौक कर दिया, उसके फंड को, हुर्रियत एक हिस्ट्री बन गई है। तो ये इसमें एकदम बदलाव आया है, क्योंकि ये लगता है पत्थरबाजी जो हो रही थी, जिस तरीके से अभी दिख रहा है कि ये सब के सब फंडिंग से हो रही थी। और इसी प्रकार से रेडिकलाइजेशन में ही फर्क आया है। रेडिकलाइजेशन में और फर्क आएगा, क्योंकि जब उनको जॉब मिलेगी, डेवलपमेंट आएगी, और जिस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आ रही है, तो पत्थर की बजाय बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए। और ये एक नारा है, और ये सच्चाई है। आज जो कश्मीर है वो एक डेवलपमेंट की रास्ते पे चल पड़ा है, और ये अगर ऐसे चलता रहा तो आतंकवाद साफ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसा ही नहीं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में बहुत पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान सेकंड क्लास सिटीजन मानता है, जिनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, जो लोग वहां गए थे, देखो मैं जब वहां पर कमांडर था मच्छल सेक्टर में, जब ये लोग भारत के जाते थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वहां जो देख के आए वापस, तो उनकी आंखें खुल गई, कहां भारत और कहां पीओके, क्योंकि वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहां पर कोई रोड नहीं है, वहां पर पानी नहीं है। पानी जो था उसको भी अभी डाइवर्ट कर दिया नीलम वैली को पंजाब की तरफ। तो एक प्रकार ये सच्चाई है कि भारत की जो जम्मू और कश्मीर है वो डेवलपमेंट की रास्ते में है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड और कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, वो राइटफुली भारत के पास आने वाले समय में मुझे लगता है वो सच्चाई हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल AK श्रीवास्तव साहब, आप जुड़े।
और जो मौजूदा घटनाक्रम है उस पर आपने हमारे दर्शकों को बहुत महीन जानकारियां उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद।